वेलकम एवरीवन, एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के जीके की शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं कराने वाला हूं फिर से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और इस बार इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे हमारे स्टैटिक पॉलिटी के ऊपर। जैसे हमने लास्ट क्लास की थी स्टैटिक पॉलिटी के ऊपर, सेम ऐसी क्लास में एक और लेके आ चुका हूं आपके साथ। थंबनेल कुछ नया है तो कुछ इनोवेटिव, कुछ नई चीजें जरूर होगी। और सबसे जरूरी चीज मैं आपको बता दूं, आपकी प्रिपरेशन को और शानदार करने के लिए मैं लेके आ चुका हूं फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रॉपर टेस्ट सीरीज। डेली आपको 3 टेस्ट परफॉर्म करने हैं, उसमें जो गलतियां हुई उनको देखना है अपने सॉल्यूशन से, अपने जो थ्योरी है उस सेगमेंट से, और फिर वापस से नए टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे करते करते आप 30 टेस्ट दे दोगे और ये 30 के 30 टेस्ट आपको आपके 90 स्कोर तक पहुंचा देंगे। बहुत इजी रखा है, आप सिस्टमेटिक तरीके से उस वीडियो को देखिएगा जहां पे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के 10 टेस्ट इजी हैं, फिर आपके 10 मॉडरेट है, फिर 10 आपके हार्ड हैं। अगर मैं बात करूं कैसे क्या टेस्ट परफॉर्म करना है, आप जस्ट यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ टेस्ट मिलेंगे। अभी आज की डेट में यहाँ पे करीब आपको 20 टेस्ट मैं दे चुका हूं। आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा मैंने कहा 1 से 10 आपके कैसे हैं, इजी हैं, 11 से 20 आपके मॉडरेट हैं, एंड 21 से 30 आपके थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके एम्स में आते हैं। ऐसा नहीं कि एम्स में नहीं आते, वही क्वेश्चन रखें जो एम्स में आते हैं। तो बेसिक, ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बने और आप आगे क्वेश्चन पे मूव कर पाओ। तो पूरा स्ट्रेटेजिकली मैंने आपको सारी चीजें डिजाइन कर दी है, आप जरूर इसको अटेम्प्ट करिएगा। और जो क्लास हम अभी करने जा रहे हैं, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर से करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब आप में से ऐसे मेरे छोटे भाई बहन जो चाहते हैं भैया हम 2026 के लिए प्रिपरेशन, तो आप उम्मीद प्लस बैच के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इस बार हम सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि नोट्स भी मैं आपको खुद दूंगा। आपको बस उन नोट्स को पढ़ना है ताकि हमारी प्रैक्टिस हो। और इस बार हम 40,000 क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम चीजें हम इंप्रूव कर पाएं। तो ध्यान रखिएगा, अंडर 1000 रैंक हमें लेके आनी है इस बार। मेरे हर एक बच्चे का टारगेट यही होना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं सीधे एमसीक्यू से। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, हु इज अ रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोला है भारत सरकार का वास्तविक कार्यकारी सदस्य कौन होता है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, हमारी केंद्र शासित जो सरकार है, वो अगर कोई भी बड़ा फैसला लेती है तो उसमें सबसे अहम रोल निभाने वाला सदस्य या आदमी कौन होता है। तो कौन होता है। अब कई बार आपके मन में विचार आता है कि सर वो तो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, सबसे जो बड़ा पद है, सबसे जो बड़ा पद है, पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, वो कौन सा है, हमारे प्रेसिडेंट साहब का। और हमारी अभी प्रेसिडेंट पद पे जो बैठी हैं वो कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो पहली आदिवासी महिला प्रधान आपके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछे पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लेकिन पहली महिला आदिवासी प्रेसिडेंट कौन है हमारे लिए, तो द्रौपदी मुर्मू, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। तो ध्यान रखना, ये पोस्ट जरूर बड़ी है प्रेसिडेंट, लेकिन ये कार्यकारी सदस्य में नहीं आता। कार्यकारी सदस्य यानी प्रमुख के तौर पर, चीफ के तौर पर वो आता है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर। जैसे अदर कंट्रीज में प्रेसिडेंट सबसे बड़ा पोस्ट है, वैसे ही इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा पोस्ट है। किस चीज के लिए, कार्यभार को संभालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जज करें अपन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी स्केड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां। अब अनुसूचियां क्या होती है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास में बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। आपने कभी मूवीज में देखा होगा कि अनुच्छेद 11वें के अंदर हमारा आर्टिकल नंबर ये वो उसमें रूल्स वगैरह लिखे रहते हैं। तो सेम यहाँ पे नंबर ऑफ आपसे स्केड्यूल्स पूछा गया, तो वो कितने हमारे पास में, करीब 12 हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। जस्ट सवाल बहुत प्यारा आ गया, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास में जो बोल रहा है क्या, एबॉलिश अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पष्टता, उसके बारे में किस आर्टिकल में लिखा गया है। अभी जस्ट मैंने आपको बोला था कि स्केड्यूल्स के अंदर हमारे आर्टिकल्स आते हैं, तो अब यहाँ पे आपसे आर्टिकल का नंबर पूछा है कि कौन से आर्टिकल्स में ये बताया गया है कि अस्पष्टता को समाप्त करना, मतलब छुआछूत वाली जो चीज़ है, किसी को डिस्क्रिमिनेट करना उसकी कास्ट वाइज, वो किस में दिखाया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे। अच्छा, आंसर हमने डिस्कस नहीं किया है, आंसर हमारे पास में होगा आर्टिकल 17, ध्यान रखना, आर्टिकल 17। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में कौन सा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, who administer the oath मतलब होता है कसम लेना, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बोला इसने, भारत के राष्ट्रपति को जो कसम दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, वो कौन दिलाता है। जैसे जो हम जब जाते हैं एमबीबीएस करते हैं, यानी जब हमारा नर्सिंग के बाद में अगर बात करें, जो हमारा सपना था नीट वाला, वो हम साकार कर लेते हैं, तो हमें एमबीबीएस की एक ओहदा, एक डेजिग्नेशन मिलता। जब आप एमबीबीएस करते हो, आपका कंप्लीट होता है, तो आपको एक ओथ दिलाई जाती है, हम कहते हैं हिपोक्रेटिस ओथ।
उस ओथ में हम क्या बोलते हैं कि मैं, चाहे मेरा दुश्मन ही मेरे सामने क्यों नहीं आ जाए, मैं उसका भी प्रॉपर्ली इलाज करूंगा, उसके बाद भले ही उसे मारूंगा, बट पहले मैं अपना धर्म निभाऊंगा। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे शपथ दिलाई जाती है। आपने देखा होगा कई साउथ इंडियन मूवीज में एक मूवी है जहाँ पे एक अनुग्रहित करना, ये वर्ड बोला नहीं गया था, तो वो एक शपथ समारोह था। तो एक राष्ट्रपति को वो शपथ कौन दिलाता है, तो वो कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अभी थोड़े दिनों पहले रिटायर्ड हो गए, हमारे कौन? डॉक्टर चंद्रचूड़ साहब। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आपने देखा होगा कि अभी इलेक्शन हुए थे द्रौपदी मुर्मू के समय, उस वक्त पूरे इंडिया से जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? अगर आप एज अ प्रेसिडेंट, आपका कार्यभार अच्छा है, आपको गवर्नर चूज करते हैं, तो उसके लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या होता है? तो ध्यान रखना 35 एज अक्रॉस वाले ही प्रेसिडेंट पद के लिए अपने आप को दाखिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल डील विद द इमरजेंसी प्रोविजन? यानी आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित हमारे पास में आर्टिकल कौन सा है? अगर यहां बात करें तो प्रॉपर्ली देखें तो हमारे पास में जो आर्टिकल है जहां इमरजेंसी के रूल्स वगैरह के बारे में बताया गया है वो है 360। तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो सबके सबके से हैं, इमरजेंसी से रिलेटेड हैं, जैसे इंदिरा गांधी के समय जो लगी थी बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 के तौर पे बात करें, विच बॉडी कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया? इलेक्शन कौन कराता है इंडिया में? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, ये प्रीवाईक्यू क्वेश्चंस में आ रखे क्वेश्चंस हैं। तो इस चीज को लेकर इतना परेशान या ओवर कॉन्फिडेंट मत होना बेटा कि नहीं ये तो चलो हम कर लेंगे। विच स्केड्यूल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ? यानी क्या बोला गया इसमें, संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? यानी पार्टी को चेंज करना, उसके विरोध में कौन सी है? तो ध्यान रखना हमारे पास में स्केड्यूल कौन सा है? 10वां स्केड्यूल है जो इस चीज के विरोध में ए लॉ बना रखा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है तो यहां पे लॉ की ही बातें होगी। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? अब अगर बात करें राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे तो वो होता है हमारे पास में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन? उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं, जो हेड होते हैं किसके? राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में, विच आर्टिकल गिव द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? यानी उपचारों का संविधान, यानी हम संविधान को हेर फेर कर सकते हैं, कुछ चीजों में बदलाव कर सकते हैं, ये हमें कौन सा जो आर्टिकल है वो परमिशन देता है? वो है आर्टिकल 32। ध्यान रखना आपको सारे आर्टिकल्स नहीं याद रखने हैं, आपको लॉ की तैयारी नहीं करनी है, आपको वही आर्टिकल्स ध्यान रखने हैं जो या तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं या हमारे जो अधिकार हैं, जो एक नॉर्मल पीपल के जो अधिकार होते हैं उनके बारे में जहां जानकारियां हैं वही रखना है, और वही सब क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में, द फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग विच इमरजेंसी? यानी हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि मैं कहीं भी घूमने जा सकता हूं, मैं कहीं भी कुछ भी बोल सकता हूं, मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं, जहां चाहूं वहां रह सकता हूं, इन सब चीजों पे पाबंदी लगा दी जाए, वो कंडीशन कौन सी है? तो वो कंडीशन हमारे पास में है नेशनल इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी के समय लगी थी, कि वहां पे आप कभी भी कहीं जा नहीं सकते, 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठा हो नहीं सकते, आप कोई शादी समारोह फंक्शन नहीं कर सकते। तो इस तरीके की चीजें, यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों को भी हम क्या कर दिया, इसमें सस्पेंड कर दिया, उसे कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया एज 2024? 2024 के हिसाब से भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है? जनरली एक राज्य के अंदर एक ही हाई कोर्ट होता है, कुछ अपवाद जरूर हैं, जैसे कि हमारे पास चंडीगढ़ हो गया, जैसे कि हमारे पास राजस्थान हो गया, तो उनकी बेंचेस होती हैं। तो अगर अभी 2024 के हिसाब से बात करें तो करीब 25 हाई कोर्ट जो हैं वो पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश हैं। ये बहुत प्यारा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है आपके। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करें, हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितने टाइप की इमरजेंसीज जो है वो होती है, जनरली बात की जाए तो कितने टाइप की होती है? अगर बात की जाए यहाँ पे इमरजेंसी जैसे कि इंदिरा गांधी ने लगाई थी, तो उस टाइप के अंदर हम बात करें तो हमारे पास में करीब 3 टाइप की इमरजेंसीज जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें हम, क्वेश्चन नंबर 14,
पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच स्टेट। यानी पंचायती राज का मतलब क्या हो गया कि गांव के अंदर जब पंच सरपंच वगैरह होते थे तो ये जो है सिस्टम ये कौन से स्टेट से स्टार्ट हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना ये स्टार्ट हुआ था हमारे राजस्थान से। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है चीजों में हेर फेर करके चेंजेस करना। अमेंडमेंट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायती राज, यानी संविधान के किस संशोधन में जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा यानी कि कानूनी तौर पे सही है ये चीज, इसका दर्जा मिला था किसको, पंचायती राज को। तो वो हमारा कौन सा था, ध्यान रखना 73rd। अभी समझ में नहीं आ रहा हमारे क्या कहना क्या चाह रहे हो। कहना ये चाह रहा हूं ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बन गया, सब कुछ रेडी हो गया, लेकिन इसमें कुछ लगा समय के साथ में कि यार बदलाव करना चाहिए, तो मैंने एक बदलाव किया। फिर 2-3 साल बाद लगा यार ये नहीं यार 2-4 चीजें और चेंज करनी चाहिए, तो हमने और चेंज की। तो इस तरीके से जो 73वां जो चेंजेस था वो हमारा कौन सा था, पंचायती राज वाला था। अब आपके समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 के तौर पे बात करें तो व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन, यानी अगर आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो आपकी कम से कम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो जैसे अभी मैंने कहा था कि प्रेसिडेंट पद के लिए 35 साल है, वैसे ही लोकसभा के लिए आपकी 10 साल कम यानी कि 25 वर्ष आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, आप जानते होंगे, और राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक सांसद बने हैं जिनका नाम है रविंद्र सिंह भाटी, तो उनकी उम्र सीमा कितनी है, 25 से ऊपर है, तो वो इसके लिए चुनाव लड़ सकते हैं और वो जीते भी थे। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करें, विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन, यानी ऐसी कौन सी पार्लियामेंट का हिस्सा है जिसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। डिसॉल्व का मतलब क्या है, उसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अगर कोई मीटिंग जो मेंबर्स चुने गए हैं उन्हें कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, वो कौन सी है, तो ध्यान रखना वो है हमारी राज्यसभा। कौन सी है, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड इन लोकसभा, लोकसभा में कितने मेंबर्स को चुना जाता है गॉड ब्लेस मी, कितने मेंबर्स को चुना जाता है, यानी कि उतने ही मेंबर्स को चुना जाएगा जितने की वहां पे सीटें होगी तो इनडायरेक्टली आपसे यही पूछा गया है कि लोकसभा में सीट्स कितनी है। तो ध्यान रहेगा यहाँ पे सीट्स है आपके पास में 5, 4, 3, ठीक उल्टा चलना आपको, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो याद रखिएगा 5, 4, 3 जो सीट्स है वो किसमें, हमारे लोकसभा चुनाव के अंदर है सदस्यों की। क्वेश्चन नंबर 19 के तौर पे बात करें, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट का जो सीएम के बाद में अगर कोई अच्छी पोस्ट है जो कंट्रोल करती है एब्सेंस ऑफ द आपका चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के एब्सेंस के अंदर, तो वो होते हैं गवर्नर। जैसे कि अगर मैं बात करूं राजस्थान की तो हमारे पास में है कालराज मिश्र साहब। तो वैसे ही हर स्टेट के गवर्नर होते हैं और उस गवर्नर का चुनाव जो है वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति चुनते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, विच आर्टिकल डिफेंस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ जो इंडिया है उसके आर्टिकल्स को डिफेंड यानी कि उस प्रॉपर्ली परिभाषित जो है वो कौन करता है, तो ये करता है हमारे पास में आर्टिकल 79 जो है वो इस चीज को पूरा कंप्लीटली परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करें, विच आर्टिकल गिव स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नाउ अबॉगरेटेड, यानी जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था लेकिन एक आर्टिकल से उस दर्जे को हटा दिया गया और वो अभी हमारी मोदी गवर्नमेंट के अंदर वो सब चीजें हटी है, जिसका नाम आप जानते होंगे 370। तो आर्टिकल 370 जो है उसमें जो चीजें लिखी गई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बाहरी जम्मू कश्मीर का नागरिक जो है वो वहां जमीन नहीं ले सकता, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको हटा दिया गया। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ लॉन्ग कैन प्रेसिडेंट रूल बी एक्सटेंडेड इन अ स्टेट, यानी कि राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन हो यानी चीफ मिनिस्टर या किसी वजह से वहां पे कोई अनहोनी मिस हैपनिंग हो जाए या मुख्यमंत्री ना हो तो राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान रखना राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है उस राज्य की अब जितनी भी एनजीओ या जीओ है यानी कि गैर सरकारी और सरकारी संस्थान है उन सब पे कंट्रोल जो है वो सीधा राष्ट्रपति के अधीन होता है और उसको 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 को लेके, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया,
वाइस प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति से ठीक नीचे, यानी कि राष्ट्रपति की एब्सेंस के अंदर वाइस प्रेसिडेंट डिसीजन ले सकता है या उन फंक्शंस को कर सकता है। तो पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? देखो, राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा थे, जो बिहार के थे, गोपालगंज जिले के। लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं जानते और ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति थे। आपको याद होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हम टीचर्स डे मनाते हैं उनके लिए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 24 को लेके, हु हैज द पावर ऑफ डिसॉल्व द लोकसभा? लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर किसके पास है? यानी कि जो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एक मीटिंग होती है जिसको हम कहते हैं लोकसभा, उसमें अगर उन्हें भंग करना है, उसको डिसॉल्व करना है उसको, तो ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास में। किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास में, यानी कि राष्ट्रपति के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, विच आर्टिकल डील विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड? अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इस बार एग्जाम में आ सकता है। कारण क्या है? क्योंकि करंट में इसके ऊपर बहुत सारी न्यूज चल रही है। करंट में इसके ऊपर बहुत सारी न्यूज चल रही है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हर नागरिक पे चलते हैं। जैसे अगर मान लो मेरा कार एक्सीडेंट हो जाए तो मैं केस कर सकता हूं, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। लेकिन वही मोमडन कम्युनिटीज में आपने देखा होगा एक वक्फ बोर्ड होता है, तो वो वहां जाके भी क्या कर सकते हैं? अपनी सुनवाई कर सकते हैं, और उसका जो रूल रेगुलेशन है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़ा सा विपरीत है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो वो हमारे पास सिविल कोड जो है इसके लिए कौन सा संहिता, नागरिक संहिता है, आर्टिकल्स है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, तो वो हमारे पास में आर्टिकल 44। कौन सा है? आर्टिकल 44, जो हमें ये हक देता है कि हम सब के लिए एक ही कानून होना चाहिए। विच प्रेजेंट द यूनियन बजट इन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के अंदर जो बजट है वो कौन पारित करता है, कौन लेके आता है, कौन डिस्कस करता है, कौन एलैबोरेट करता है? आपने देखा होगा एक लाल कलर का बैग लेके एक महिला जी आ रही थी अभी इस साल, जो अभी आपका हुआ फरवरी के अंदर, सॉरी मार्च में। तो वो कौन लेके आए? वो आएंगे हमारी निर्मला सीतारमण जी। तो निर्मला सीतारमण जी क्या है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री है। कौन है? वित्त मंत्री। देश में किस राज्य को कितना बजट देना है, देश में किस सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना बजट देना है, कौन सा बजट हेल्थ सेक्टर में जाएगा, कौन सा बजट सेना में जाएगा, इन सब को वो डिवाइड करके आती हैं कि इस बार कितना खर्चा करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, विच इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया? मतलब भारत के अंदर सबसे बड़ी बॉडी, मतलब अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम वहां जाएंगे, वहां न्याय नहीं मिला तो हम यहां जाएंगे। जैसे भैया ने बात नहीं मानी तो मम्मी के पास गए, मम्मी ने बात नहीं मानी तो पापा के पास गए, पापा ने बात नहीं मिला तो दादाजी के पास चले गए। तो सेम यही चीज हमारे इंडिया में, अगर हमें न्याय चाहिए तो सबसे बड़ी बॉडी कौन है कि उसने जो बोल दिया वो फाइनल, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो वो कौन है हमारे यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि हाई कोर्ट राज्य की सबसे ऊंची होती है, देश की सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमीशन? यानी कि कितना समय होता है, किस चीज का टेन्योर मतलब था समय, चीफ इलेक्शन कमीशन का मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, जो चुनाव करवाने वाला है, सबसे ऊपर हेड ऑफ जो होता है उसका कार्यकाल कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, मतलब अगर मान लो कोई 62 ईयर के अंदर बना है तो 3 साल तक काम कर पाएगा, और अगर 59 में बना है तो 65 तक कर पाएगा। तो 6 साल तो कम से कम वो कार्य करेगा, और दूसरी कंडीशन है या उसका कार्यकाल 65 ईयर हो जाए तब तक। तो ये बहुत प्यारा सवाल था, ध्यान रखिएगा, थोड़ा अच्छा और थोड़ा यूनिक सवाल था। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मिनिमम एज टू अ बिकम राज्यसभा मेंबर? राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए? तो मैंने अभी जस्ट कहा था लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25। राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 साल। तो ये कंफ्यूज मत होना, प्रेसिडेंट के लिए 35, लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर, Which body recommended the distribution of taxes between the center and state? मतलब कौन सी बॉडी जो है वो रिकमेंड करती है कि आप, जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल के दाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं, सेम वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स हर राज्य में एक जैसा होगा, लेकिन आप देखो पंजाब में पेट्रोल सस्ता है, गुजरात में पेट्रोल सस्ता है, यूपी में पेट्रोल सस्ता है, लेकिन राजस्थान में पेट्रोल महंगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल के ऊपर केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स लगाने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट और टैक्स लगा रही है, और वो बाकियों से ज्यादा है। तो ये सब पे अलग अलग होता है, और ये कौन डिपेंड करता है बेटा? ये निर्भर करता है फाइनेंस कमीशन के ऊपर। किसके ऊपर? फाइनेंस कमीशन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर
30 हमने कर लिया, हाँ 30 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 31, विच आर्टिकल गारंटी इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, यानी कि लॉ जो है वो सबके लिए सेम है। अगर आप जज साहब के सामने आए हैं और आप अगर किसी भी जाति धर्म से हैं, किसी भी पद से हैं, कोई नीचे है कोई ऊपर, लेकिन उससे उन जज साहब को कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए क्या सच है क्या गलत है ये मायने रखता है। इसका मतलब आपका डेजिग्नेशन, आपका पावर, ये कोई चीज़ें मैटर नहीं करती उनके लिए, यानी आपको समानता का अधिकार मिलता है। और ये हमें किसमें मिलता है, आर्टिकल 14 के अंदर। किसमें मिलता है, आर्टिकल 14 के अंदर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे बात करें, हाउ मैनी लैंग्वेजेस इन देयर द 8th शेड्यूल, यानी हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है जो भारतीय के अंदर शामिल है, यानी कि भारत के अंदर कितनी भाषाएं जो हैं वो थोड़ी ऑथेंटिक मानी जाती है, जिन पे कार्यभार होता है। तो वो हमारे पास में 22 लैंग्वेजेस जो है वो इंडिया के अंदर उनकी 8वीं अनुसूची में शामिल है, जो भारत में काम में ली जाती है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में, विच इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया, इंडिया का जो संसद भवन है उसका नाम क्या है। अब देखो तो संसद भवन का नाम क्या है, संसद भवन। पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, संसद भवन कहते हैं इन इंडिया। बाकी हर जगह पे इसको पार्लियामेंट ही कहा जाता है। पार्लियामेंट इज अ इंग्लिश वर्ड, यानी कि पार्लियामेंट हाउस। क्वेश्चन नंबर 34, विच अमेंडमेंट लोवर्ड द वोटिंग एज इज 21 to 18 ईयर, यानी कौन से संशोधन, या अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था एक डायग्राम से कि एक संविधान है हमारे पास में, हमें समय के साथ लगा कुछ बदलाव करना है, हमने पहला बदलाव किया, हमें समय के साथ लगा कुछ और बदलाव करना है, हमने दूसरा बदलाव किया। तो अब जो बदलाव था वो ये था कि इलेक्शन की, मतदान की जो उम्र है वो 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी थी। ये कौन सा संशोधन था, अमेंडमेंट था। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे पास 61वां अमेंडमेंट था, उसी में ये चीजें बदलाव की गई, यानी बदलाव कौन सा था, ये 61वां बदलाव था। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान में कुछ बदलाव करना चाहते हैं लोकसभा के मेंबर सदस्य, तो उनकी करने के बाद में अगर कुछ छेड़छाड़ करनी है तो वो कौन कर सकता है। अब आप सिंपल सी एक बात सोचिए, संविधान है यानी कि लॉ है, उसके अंदर जो हमारा न्यायपालिका है उसके लिए है ये बनाएगी कि क्या सच है क्या झूठ है, इस सब चीज़ों को पता लगाना, और वो करने का अधिकार इंडिया में सबसे ऊपर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो यानी उसमें व्याख्यान के लिए अंतिम अधिकार किसके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। किसके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। इससे ऊपर कोई नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति भी इससे ऊपर नहीं है। तो ये हमारे पास 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए जो मैंने आपको बताए हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर आप चाहते हो प्रॉपरली सब चीज़ें करना, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन मैंने दे रखा है कि एमसीक्यूज क्वेश्चन मैंने ढेरों सारे करवाए हैं। और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास रखने का सीधा सा मतलब मेरा सिर्फ इतना है ताकि मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊँ। आप देखो कि 25-30 मिनट के अंदर हमने 35 एमसीक्यूज कर लिए, वो भी आपको इस इन्फॉर्मेशन के साथ में, जहाँ मैं आपको 30 मॉक टेस्ट भी दे रहा हूँ। तो इन टेस्ट को प्रॉपरली परफॉर्म करना, मजा आएगा आप इनको करके, एग्जाम में इन्हीं में से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, इस क्लास को प्यार जरूर देना, लाइक एंड सब्सक्राइबर के फॉर्म में।